हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि पता आपको अपना कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन चल रहा है, जिसमें अपने एक्सरसाइज 1.1 तक उसको कर लिया था। आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं। जो आगे का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रतिलोम फलन। तो अपने पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम फलन और प्रतिलोम फलन के कौन कौन से गुणधर्म उनके बारे में आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिलोम फलन यानी कि इन्वर्स फंक्शन। तो ये प्रतिलोम फलन से पहले आपको पता होना चाहिए भी एक अवयव का प्रतिलोम क्या होता है। तो आज समझते हैं पहले जो एक अवयव का प्रतिलोम है वो क्या होता है। लेट से मैंने कह दिया कोई फंक्शन है वो किससे किस में परिभाषित मान लिया, मैंने ए से बी में परिभाषित मान लिया, यानी कि इसको मैं समुच्चय ए मानूँ और इसको समुच्चय कौन सा मानूँ, बी, यानी कि ए से बी में परिभाषित कोई फलन अपने को क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। अब मैंने मान लिया इसमें कोई अवयव ए है और इसके अंदर अवयव कौन सा, बी। यदि ए को समुच्चय उसके अंदर एलिमेंट से ए मान लिया मैंने और जो बी समुच्चय उसके अंदर एलिमेंट क्या मान लिया, बी मान लिया, और ए से बी परिभाषित फलन कौन सा, एफ है। तो यदि मैं बात करूं जो एफ ए होगा वो क्या होगा, बी। तो यानी कि जो ए का प्रतिबिंब है वो क्या होगा, बी। यानी कि इसको किस प्रकार से कहते हैं अपने, जो ए का प्रतिबिंब, किसका, जो ए का प्रतिबिंब है वो क्या है, बी है। यदि अगर अपने ए को कहें जो ए है वो बी को क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो ए है यहाँ से, यानी कि अपने पास क्या है, जो एफ ए बराबर बी है, यानी कि जो बी है वो तो क्या है, ए का प्रतिबिंब है। और जो ए होगा यानी कि जो ए है वो बी का क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। ए बी का क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। और जो पूर्व प्रतिबिंब होगा इसी को ही तो बोलते हैं अवयव का प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, अवयव का प्रतिलोम। अब इसको लिखते किस प्रकार से, अपने पास क्या है, एफ ए बराबर बी है। यदि ये एफ उधर जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है, इसको पढ़ेंगे कैसे, जो बी का प्रतिलोम है वो क्या है, ए है। और इसको कैसे प्रकार से पढ़ते हैं, जो ए का प्रतिबिंब है वो क्या है, बी। यदि ए बराबर एफ इनवर्स बी है, यानी कि जो एफ है ये इसको इधर लेके जाएं तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी हो जाएगा। जो एफ इनवर्स बी होगा यानी कि इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, जो बी का पूर्व प्रतिबिंब वो क्या है, ए, या यूं कहें जो बी का प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, ए होगा। यानी कि जो बी का प्रतिलोम है, किसका, बी का प्रतिलोम अवयव है वो क्या है, ए कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये ए बराबर एफ इनवर्स बी, इसको कैसे लिखा है, जैसे आपने पढ़ा होगा, यदि साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। उसी तरह से एफ ए बराबर बी है, यदि एफ को इधर ले गए तो क्या हो गया, एफ इनवर्स बी। यानी कि ए बराबर क्या गया, एफ इनवर्स बी। यानी कि जो बी का प्रतिलोम अवयव है वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ से अगर एक बात समझने की प्रयास करें अपने, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, बी का प्रतिलोम अवयव ए आ गया। अब किसी अवयव का जो प्रतिलोम होता है उसका जो अवयव होता है वो एक भी हो सकता है। किसी अवयव का जो प्रतिलोम है वो दो अवयव भी हो सकते हैं, तीन अवयव भी हो सकते हैं, या कुछ भी नहीं हो सकता। आइए इसको एक और डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि जो एफ ए1 है उसका मान कितना होगा, किससे संबंध है इसका, B3 से। यानी कि जो फलन एफ दे रखा है, जो उसमें ए1 का जो प्रतिबिंब है वो क्या, B3 है। तो B3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, एफ इनवर्स B3। यानी कि B3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, क्या ये A1 हो जाएगा, या यूं कहें जो B3 का प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे कि एफ इनवर्स B1 कितना हो जाएगा, यानी कि B1 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, क्या A2 हो जाएगा, क्या बिल्कुल हो जाएगा। आगे इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे कि जो एफ इनवर्स B2 है इसका प्रतिलोम क्या होगा, क्या ये इसका संबंध किसी से है, नहीं है, किसी से नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे अपने, फाई। यानी कि इसका कोई भी प्रतिलोम नहीं है। उसके बाद में बात करूं मैं एफ इनवर्स B4 की, तो B4 का संबंध किस किस से है, A3 से भी है, A4 से भी और A5 से भी है। यानी कि B4 के अगर प्रतिलोम की बात करें तो A3 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है और A5 भी हो सकता है, यानी कि तीन हो सकते हैं। तो इसको अपने एक समुच्चय में लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो B5 का जो प्रतिलोम अवयव होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, क्या वो A6 और A7 हो सकते हैं, यानी कि A6 और A7 हो सकते हैं। उसी तरह से बात करूं मैं एफ इनवर्स B6 का जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, क्या किसी के साथ, यानी कि जो एफ इनवर्स B6 है वो मेरे पास क्या है, फाई है। इसका क्या मतलब, यानी कि B6 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होने का मतलब B6 का कोई भी प्रतिलोम नहीं है। B3 का प्रतिलोम क्या था, A1, B1 का प्रतिलोम क्या था, A2, और B2 का प्रतिलोम क्या था,
फाई, यानी कि B2 का कोई भी प्रतिलोम अवयव नहीं था। तो उसको अगर किसी अवयव का कोई प्रतिलोम नहीं हो तो उसको क्या लिखेंगे, अपने फाई लिखेंगे। तो B4 के 3 प्रतिलोम थे, A3 A4 और A5, A3 A4 और A5। और B5 के कितने प्रतिलोम थे, 2 थे, तो A6 और A7। और B6 का कोई भी प्रतिलोम नहीं था, उसको क्या लिखा, अपने फाई लिखा। यानी कि किसी अवयव का प्रतिलोम एक अवयव भी हो सकता है, 2 अवयव भी हो सकता है, या कोई भी अवयव नहीं हो सकता, 3 अवयव भी हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी अवयव हो सकते हैं। ये किस बात पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि जो फलन f दे रखा है वो किस प्रकार का है, एक की है, आच्छादक है, बहु एक की है, या अंतरक्षेपी फलन है। इस बात पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए इस पर बेस्ड अपने कुछ उदाहरण करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए इस उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें अपने को ये समुच्चय दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं -1 1 -2 2 और 3। और बी को समुच्चय दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 4 6 9 और फलन f दे रखा है a से b में परिभाषित। और fx बराबर क्या दे रखा है, अपने को x² दे रखा है। यदि इसको अपने डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें, यानी कि कोई समुच्चय a है और ये समुच्चय कौन सा b, a से b में परिभाषित अपने को फलन कौन सा दे रखा है, f दे रखा है। और a के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं, -1 1 -2 2 और कौन सा 3। इसके अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 1 4 6 और 9 दे रखे हैं। अब देखो अपने को fx बराबर कितना दे रखा है, x² दे रखा है। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि f -1 का मान कितना होगा, क्या -1 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। वही आपसे पूछूं मैं f1 का मान कितना होगा, ये 1 का स्क्वायर यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मेरे पास क्या आया, f-1 का मान भी 1 आया और f1 का मान भी क्या आया, 1 आया। यानी कि जो -1 का प्रतिबिंब है वो भी 1 आया, 1 का प्रतिबिंब भी क्या आया, 1 आया। अब मैं पूछूं इस 1 का प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा f इनवर्स 1 बराबर मेरे पास कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। कि f इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, f इनवर्स 1 बन जाएगा, बराबर कितना -1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं यहाँ से f इनवर्स 1 का मान यहाँ से भी मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 1 है, यानी कि ये 20 समुच्चय के अंदर कोई एक एलिमेंट है, इसका पूर्व प्रतिबिंब कितने विद्यमान है, 2 विद्यमान है, एक -1 और 1। यानी कि -1 का संबंध 1 के साथ भी है और 1 का संबंध भी किसके साथ है, 1 के साथ भी। यानी कि -1 का जो प्रतिबिंब है वो 1 है और 1 का प्रतिबिंब भी क्या 1 है। और 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, -1 और 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 1। यानी कि इस 1 के कितने प्रतिलोम अवयव विद्यमान हैं, 2। तो यहाँ से लिखेंगे जो f इनवर्स 1 है इसके कितने प्रतिलोम अवयव हैं, 2 अवयव है, -1 और 1। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं उसके बाद अपने f-2 का मान ज्ञात करते हैं। f-2 का मान कितना आएगा, -2 का वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद मैं f2 का मान ज्ञात करूँ तो 2 का स्क्वायर करूँगा मैं, 2 का स्क्वायर करते हैं मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ कि f इनवर्स 4 का मान कितना होगा, आप कहोगे -2 होगा। अगर यहाँ से पूछूँ मैं f इनवर्स 4 का मान कितना होगा, यहाँ से भी कितना होगा, 2 होगा। यानी कि जो 4 है, यानी कि 20 समुच्चय के अंदर 4 है, इसके भी 2 प्रतिलोम अवयव हैं। कौन कौन से, एक तो -2 और एक 2, या यूँ कहें -2 का प्रतिबिंब भी 4 है और 2 का प्रतिबिंब भी क्या 4। अब इसको उल्टा देखें, यानी कि 4 का पूर्व प्रतिबिंब -2 और 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2, यानी कि 4 के प्रतिलोम अवयव कितने आगे, 2 आगे, -2 और 2। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, जो f-4 है इसके 2 प्रतिलोम अवयव हैं। कौन कौन से, -2 और 2। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। अब आपसे पूछूँ मैं, अपने को f3 का मान ज्ञात करें, अपने f3 का मान ज्ञात करें। f3 का मान ज्ञात करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 9 आ जाएगा। वर्ष 9 का मान मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से क्या 3 आएगा। यहाँ से अपने पास f इनवर्स 9 बराबर 3 आने का क्या मतलब है, यानी कि 9 का पूर्व प्रतिबिंब कितना, 3, या यूँ के 9 का प्रतिलोम अवयव कितना, 3। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, f इनवर्स 9 का मान कितना मेरे पास 3 देर। उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से अपने देखेंगे 1 के प्रतिलोम अवयव भी मिल गए, 4 के भी मिल गए और 9 का भी मिल गया। तो यहाँ से अपने पास 6 का कोई प्रतिलोम अवयव मिला, नहीं मिला। तो यानी कि जो 6 का प्रतिलोम अवयव होगा वो क्या हो जाएगा, 5। अगर किसी का कोई प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं होता तो उसको क्या लिखते हैं, इसका कोई प्रतिलोम अवयव नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे, अपने 5 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको उदाहरण समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। आइए अब इस उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा यदि फलन f है वो c से c में परिभाषित होता है, f(x) बराबर क्या देखा अपने को x² -1। तो अपने को f इनवर्स -5 और f इनवर्स 8 का मान अपने को ज्ञात करना है। तो आइए अब इसका हल की बात करते हैं। इसको करने का क्या तरीका रहने वाला है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जो भी अपने को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पहले f इनवर्स -5 ज्ञात करना है। तो इसके बराबर अपने को क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो f इनवर्स -5 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब ये f इनवर्स उधर जाएगा तो -5 बराबर क्या आ जाएगा, f(x) आ जाएगा। अब अपने को पता है जो f(x) है उसका मान कितना है, x²
1 है। अब इसका पक्षांतरण करेंगे अपने, माइनस ये माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का एक आ जाएगा, बराबर में कितना x²। तो यहाँ से x² का मान की बात करो तो मेरे पास कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 है प्लस का 1 है तो माइनस का कितना बचेगा, -4 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, रूट में -4। हैं इसको यहाँ से x का मान की बात करो तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस 2 कैसे आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा रूट में कितना अपने पास -4 है, तो इस -4 को अपने क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा में -1 लिख सकते हैं। अब मेरे को पता है α² का मान कितना होता है, -1 होता है, यानी कि इस -1 की जगह α² लिख सकते हैं ना, क्योंकि α² का मान कितना होता है -1, और -1 की जगह मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे α² ले लिया। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 का तो 2 हो जाएगा, α² का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो क्या आएगा, +-2 x का मान अपने पास कितना आ गया, +-2। तो x अपने किसको माना था, f−1 -5 को माना था, यानी कि जो f−1 -5 है उसका मान एक बार तो 2 भी आ सकता है और क्या आ सकता है, -2 भी आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, अपने बात करते हैं किसकी, f−8 की। अब अपने को f−8 ज्ञात करना है तो अपने इसको किसके बराबर मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना f−8 बराबर क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। तो यहाँ से 8 बराबर क्या आ जाएगा मेरे, fx आ जाएगा, f−1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये fx बन जाएगा। अब अपने को पता है fx का मान कितना है मेरे पास, x² -1 है, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, इधर 8 + 1 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा अपने पास x², या यूँ कहीं x² बराबर मेरे पास कितना आएगा, 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। यहाँ से इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, यहाँ तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अपने x किसको माना था, f−8 को माना था, और जो f−8 रहने वाला है उसका मान क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और कितना -3 भी हो सकता है। ये अपने समूचे रूप में इसको लिख लिया। उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। f−8 का मान कितना है अपने पास, 3 और -3, और f−5 का मान कितना है, 2 और -2। यही अपने से पूछा था कि f−5 का मान ज्ञात कीजिए और f−8 का मान ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं, समझते हैं कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रतिलोम फलन। तो आइए बढ़ते हैं प्रतिलोम फलन के बारे में। यदि कह रहा है फलन a से b में एक ही छात्र का, एक ही छात्र का आपको पता है 1/2 फलन है, तो f का प्रतिलोम फलन f−b से a में परिभाषित होने वाला वह फलन है जिसके अंतर्गत b बिलोंग्स टू b एक अद्वितीय अवयव a बिलोंग्स टू a से संबंध है, जहाँ f a बराबर क्या होता है, b होता है। तो f a से b में कौन सा फलन है, एक ही छात्र का। जो f यदि a से b में परिभाषित है तो जो f होगा वो किस में परिभाषित होगा, b से a में परिभाषित होगा। यदि ये इसको समुच्चय a माने, इसको b माने, तो a से b में परिभाषित फलन कौन सा, f है, और b से a में जो परिभाषित होगा वो क्या होगा, f−, यानी कि इसका कौन सा फलन कहलाएगा, वो व्युत्क्रम फलन कहलाएगा। यदि इस अपने b समुच्चय में कोई अवयव माने, b बिलोंग्स टू b के लिए a में a एक अवयव ऐसा विद्यमान होगा जिसके लिए अपने पास क्या आएगा, fa बराबर b आएगा। यानी कि a का अगर प्रतिम की बात करें तो यहाँ से fa बराबर अपने को b तो मिलता है। ये अपने पीछे बढ़ गए हैं कि जो b होगा वो क्या होगा, यदि इस फलन fa से b में परिभाषित है तो जो a की इमेज होने वाली है वो b होने वाली है, और b का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, a होगा। ये अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा, तो fa बराबर क्या होता है, b होता है। अगर यहाँ से f−1 की बात करूँ तो जो f−1 होने वाला वो किस में परिभाषित होगा, b से a में परिभाषित होगा। यदि f a से b में है तो जो f−1 होगा वो किस में परिभाषित होगा, b से a में परिभाषित होगा। f−1 b से a में परिभाषित होगा तो यहाँ से जो अपने f−1 b मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, a मिलेगा, क्योंकि b से a में प्रतिचित्रण कोई f−1 दे रखा है, तो जो f−1 b होगा वो क्या मिलेगा अपने को, a मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ यूँ कहीं अपने कि fa बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, b आ जाएगा। यानी कि कोई f−1 b से a में परिभाषित है तो उसका ये, यदि a को अपन लिखते हैं तो ये fa बराबर b लिखते हैं। अब कोई फलन दे रखा है, यहाँ इसको यूँ बना लें अपने, ये कोई b है, ये a है, यहाँ से कौन सा परिभाषित फलन है, f−1 है। b में कोई एलिमेंट है b और a में कौन सा, a है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो f−1 b होगा क्या, वो a नहीं होगा क्या, जो अगर फल b से a में f−1 फलन है तो f−1 b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी दी, f−1 b से a में तो f−1 b बराबर क्या आ जाएगा, a, या यूँ कहें कि f a बराबर क्या हो जाएगा, b। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जो प्रतिलोम फलन है वो क्या होता है, यदि फलन f a से b में परिभाषित है कि f a बराबर अपने पास b है, तो जो f−1 b होगा वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। या यूँ कहें अगर f−1 b बराबर a है तो f a बराबर क्या होगा, b होगा। यानी इस चीज़ का क्या मतलब है, यदि और केवल यदि, क्या मतलब इसका, यदि और केवल यदि, यानी कि ये दोनों तरफ से बात सत्य है। यदि f−1 b बराबर a है तो f a बराबर b होगा, या यूँ कहें f a बराबर b है तो f−1 b बराबर क्या होगा, a होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब अपने बात करते हैं जो प्रतिलोम फलन f−1 होगा उसकी रेंज क्या होगी और उसका डोमेन क्या होगा, उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो अपने जो f का डोमेन होने वाला है, किसका, f का डोमेन, या बोले f का प्रांत, जो f का प्रांत होगा वो बराबर होगा f−1 के परिसर के, किसके,
एफ इनवर्स के परिसर के। अब एफ के प्रांत की बात करूँ, एफ का प्रांत क्या ए है, और जो एफ इनवर्स का परिसर यानी कि एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित है। एफ इनवर्स के लिए ये तो डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है, और रेंज किससे आती है, कोडोमेन से आती है। यानी कि जो एफ का प्रांत है वो एफ इनवर्स के परिसर के क्या होगा, बराबर होगा। या यूँ कहें कि एफ का जो परिसर है, जो एफ का परिसर है वो एफ इनवर्स का क्या होगा, प्रांत होगा। तो अपने पास क्या है, एफ का प्रांत किसके बराबर है, एफ इनवर्स के परिसर के, और एफ का जो परिसर है वो क्या होगा, एफ इनवर्स के प्रांत के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब है यदि अपने किसी फलन का अपने व्युत्क्रम फलन निकालते हैं तो उसका प्रांत होगा वो जो फलन दिया होगा एफ उसके किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर होगा। और यदि कोई फलन एफ है इनवर्स है उसकी अगर अपने रेंज निकालेंगे वो क्या होगा, जो फलन एफ देगा उसके किसके बराबर होगा, डोमेन के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जो एफ इनवर्स का उसका जो डोमेन है वो जो फलन दे रखा है उसकी रेंज के बराबर होगा, और जो एफ इनवर्स की रेंज है वो उस फलन के डोमेन के बराबर होगी। अब देखो कोई फलन एफ दे रखा है उसका व्युत्क्रम फलन तभी विद्यमान होगा जब वो फलन होगा एकेकी आच्छादक होगा। यानी कि यहाँ से अपने लिख देंगे फलन एफ का प्रतिलोम विद्यमान होगा। कब विद्यमान होगा, जब फलन एफ कैसा हो, एकेकी आच्छादक हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई फलन एफ दे रखा है उसका एफ इनवर्स कब विद्यमान होगा, या यदि कोई फलन एफ दे रखा है उसका प्रतिलोम फलन यानी कि एफ इनवर्स कब विद्यमान होगा, जब वो फलन क्या दे रखा हो, एकेकी आच्छादक दे रखा हो। जब एकेकी आच्छादक होगा तभी उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, अन्यथा नहीं होगा। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए कुछ उदाहरण करते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आइए करते हैं उदाहरण। कह रहा है यदि कोई ए समूह उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे अपने को 1 2 3 4 और बी एलिमेंट्स दे रखे उसके 2 5 10 और 17 तथा एफ एक्स अपने को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से अपने को एफ इनवर्स पूछा है। तो अपने बात करते हैं, कोई समुच्चय ए दे रखा है और समुच्चय क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ये ए और ए बी, ए से बी में परिभाषित फलन कौन सा, एफ दे रखा है ना। तो ए में एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 और 4। इसके अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 2 5 10 और 17 दे रखे हैं। यानी कि कहने का मतलब अगर यहाँ से मैं f1 का मान निकालूँ, यानी कि यहाँ से f1 रखा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। यानी कि मेरे पास कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। f यदि 2 का मान पूछूँ तो मेरे पास कितना मिलेगा, 2 का वर्ग प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 बराबर कितना 5। यानी कि x की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। 2 का वर्ग कितना, 4 प्लस 1 5। अब f3 का मान निकालूँ मैं यहाँ से तो 3 का वर्ग करूँगा तो प्लस में 1 करूँगा, यानी कि 9 प्लस 1 बराबर में कितना 10 आएगा। अगर यहाँ से मैं f4 का मान निकालूँ तो क्या करूँगा, 4 का वर्ग प्लस में 1 यानी कि 16 प्लस 1 बराबर में कितना 17। यानी कि जो 1 का संबंध वो तो किससे है, 2 से, और 2 का किससे 5 से, 3 का किससे 10 से, और 4 का किससे 17 से, है ना। यानी कि f1 रखा तो मैंने कितना आया, 2 आया। 2 रखा तो कितना आया, 5 आया। 3 रखा तो 10 आया। 4 रखा तो 17 आया। अब यदि मैं इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, मैंने 1 रखा तो मेरे पास कितना मिला, 2 मिला। मैंने 2 रखा तो मेरे को कितना मिला, 5 मिला। यदि मैंने 3 रखा तो मेरे को क्या मिला, 10 मिला। अब मेरे को 4 रखा तो मेरे को कितना मिला, 17 मिला। तो ये क्रमित युग्म के रूप में जो फलन f है उसका मान कितना हो जाएगा, 1 2 2 5 3 10 और 4 17। उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने फलन f के प्रतिलोम फलन की। तो प्रतिलोम फलन कब विद्यमान होता है, जब वो एकेकी साधक हो। तो अपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि जो बहुपद फलन होता है वो हमेशा क्या होता है, एकेकी साधक होता है। तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि f वो क्या है, एकेकी साधक है। फलन f क्या है, एकेकी आच्छादक है। यदि फलन f एकेकी आच्छादक है तो फलन जो फलन का f है इसका प्रतिलोम होने वाला वो किससे किस में परिभाषित होगा, b से a में परिभाषित होगा। तो फलन f इनवर्स किससे किस में परिभाषित है, b से a में परिभाषित, यानी कि b से जो a में परिभाषित होगा वो क्या होगा, f इनवर्स होगा। तो f इनवर्स का मान कितना हो जाएगा, तो f इनवर्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 का संबंध किससे आ जाएगा, 1 से आ जाएगा। और 5 का संबंध किससे आ जाएगा, 2 से आ जाएगा। और 10 का संबंध किससे आ जाएगा, 3 से आ जाएगा। और 17 का संबंध है उसका किससे आ जाएगा, 4 से आ जाएगा। यानी कि जो f था वो 1 2 था तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 1 हो गया। ये 2 5 था तो ये कितना हो गया, 5 2। ये 3 10 था तो ये कितना हो गया, 10 3। ये 4 17 था तो ये कितना हो गया, 17 4। यानी कि जो f इनवर्स में अभी अपने पढ़ा था, जो व्युत्क्रम फलन होता है तो उसकी जो रेंज होती है, f इनवर्स की जो रेंज होती है वो इसके फलन f के क्या होती है, डोमेन के बराबर होती है। तो यहाँ से देखें इसका डोमेन क्या है, 1 2 3 4। अब इसकी रेंज क्या आ गई अपने पास, 1 2 3 4। यानी कि कह सकते हैं कि अपने कह सकते हैं कि जो फलन f है उसका डोमेन है तो वो f इनवर्स की क्या बन गई, रेंज बन गई। और यहाँ से जो f इनवर्स के जो डोमेन है तो f फलन की क्या है, रेंज है। यानी कि ये 2 5 10 और 17 क्या है, f फलन की रेंज के अवयव है। ये रेंज के अवयव है तो ये f इनवर्स के लिए क्या हो जाएंगे, डोमेन के अवयव हो जाएंगे। यानी कि 2 5 10 17 f इनवर्स के लिए क्या, डोमेन के अवयव है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट।
तो आइए करते हैं अपने अगले उदाहरण की बात करें। कोई फलन एफ आर से आर में और एफ एक्स क्या दे रखा है अपने को 3x + 4 दे रखा है और अपने से पूछा है कि अपने को सिद्ध करना है कि जो एफ एक्स है वो एक तो एक ही साधक होगा और साथ ही साथ जो एफ इनवर्स होगा वो भी किससे किसमें परिभाषित होना चाहिए, आर से आर में परिभाषित होना चाहिए और अपने को एफ इनवर्स ज्ञात करना है। अब अपने को पता है जो 3x + 4 है ये कौन सा फलन है, रेखिक फलन है। कौन सा फलन है, रेखिक फलन है। और रेखिक फलन हमेशा क्या होता है, एक ही साधक होता है। तो यहाँ से लिख देंगे कि एफ है वो क्या है, एक ही साधक है। अकेकी क्यों अकेकी साधक है, क्योंकि अपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो रेखिक फलन होते हैं वो क्या होते हैं, अकेकी साधक होते हैं। तो यहाँ से अपन लिख देंगे जो एफ होगा वो क्या होगा, अकेकी साधक होगा। यदि फलन एफ अकेकी साधक है तो इसका एफ इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। एफ इनवर्स विद्यमान होगा तो उसको किस प्रकार से अपने ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे जो फलन एफ दे रखा है वो किससे किसमें परिभाषित दे रखा है, आर से आर में परिभाषित दे रखा है। अब देखो एफ आर से आर में परिभाषित है तो मैंने x बिलोंग्स टू आर ले लिया। किससे ले लिया, ये प्रांत से ले लिया। तथा एक y एलिमेंट ले लिया, वो किससे ले लिया, सह प्रांत से ले लिया। किससे ले लिया, सह प्रांत से ले लिया। अब देखो ये x है वो प्रांत का अवयव है और y किसका, सह प्रांत का अवयव है। यानी कि ये फलन मान है ये किससे किसमें, आर से आर में कोई फलन एफ दे रखा है, इससे मैंने कोई x एलिमेंट मान लिया, इसमें कौन सा माना है, y माना है। तो क्या मेरे पास एफ एक्स बराबर y होगा क्या। यदि x का प्रतिबिंब की बात करूँ तो क्या एफ एक्स बराबर y होगा। अपने क्या लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, y के बराबर होगा। या यूं कहें जो x होगा वो किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स y के बराबर होगा। अब देखो एफ एक्स बराबर y है और एफ एक्स का मान अपने को कितना दे रखा है, 3x + 4 दे रखा है, वो बराबर किसके है, y के। अब यहाँ से देखो 3x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, y - 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान पूछूँ तो कितना आ जाएगा, मेरे पास y - 4/3 और x का मान कितना है मेरे पास, एफ इनवर्स y है। तो एफ इनवर्स y का मान मेरे पास कितना आ गया, y - 4/3 आ गया ना। तो एफ इनवर्स y का मान मेरे पास कितना आ गया, y -4 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। अब अपने को पता है जो एफ इनवर्स होने वाला है वो किससे किसमें परिभाषित होगा, आर से आर में परिभाषित होगा। यदि एफ आर से आर में परिभाषित है तो जो एफ इनवर्स होगा वो किससे किसमें परिभाषित होगा, आर से आर में परिभाषित होगा। यदि एफ इनवर्स आर से आर में परिभाषित है, अब अपने पास एफ इनवर्स वाई का मान कितना, y - 4/3 है। तो क्या इसको अपने किसी x के लिए नहीं लिख सकते, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं कि y की जगह मैंने क्या रख दिया, x रख दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, x - 4/3 बन जाएगा। तो एफ इनवर्स x का मान मेरे पास कितना आ गया, x - 4/3। तो पहले मैंने एफ इनवर्स y निकाला, y - 4/3 आ गया। अब इस y की जगह मैंने क्या रख दिया, x रख दिया। यानी कि ये y भी कोई वेरिएबल है, x की भी कोई वेरिएबल है। यानी कि मैंने इसको किसी x के लिए ज्ञात करना था मेरे को, तो मैंने y की जगह क्या रख दिया, x रख दिया। तो एफ इनवर्स x बराबर मेरे पास कितना आ गया, x - 4/3। तो ये फलन एफ एक्स है, इसका व्युत्क्रम फलन क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स x बराबर x - 4/3। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं, करते हैं जो प्रतिलोम फलन है उसके कौन कौन से गुणधर्म है उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने प्रतिलोम फलन के गुणधर्म की। पहला दे रखा है, कह रहा है कि साधक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब यूनिक, यानी कि कोई फलन दे रखा है, यदि उसका कोई प्रतिलोम फलन यानी कि इन्वर्स फंक्शन निकालें तो वो उसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो एक ही होगा, यानी कि उसका कोई दूसरा प्रतिलोम फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसको अपने क्या करना है, सिद्ध करना है। कह रहा है भी एक ही साधक फलन का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपने लिख लेंगे, मानना कोई फलन एफ है वो किससे किसमें परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित कौन सा फलन है, एक ही साधक फलन है। दे रखा है ना, अपने को सिद्ध करना है, किसके लिए सिद्ध करना है, एक ही साधक फलन के लिए सिद्ध करना है। तो अपने मान लिया कोई फलन एफ है वो ए से बी में कौन सा फलन है, एक ही साधक फलन है फलन है। तो अब अपने को सिद्ध क्या करना है, तो वहाँ पे लिखेंगे अपने सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि फलन एफ का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात केवल और केवल एक प्रतिलोम होता है। क्या सिद्ध करना अपने को, कोई फलन दे रखा अपने को एक ही साधक, यदि उसका अपने प्रतिलोम निकालें वो केवल और केवल क्या होगा, एक प्रतिलोम होगा। यानी कि अर्थात केवल और केवल एक प्रतिलोम होगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब अपने बात करते हैं उत्पत्ति की, कि किस प्रकार से इसको अपने सिद्ध कर सकते हैं। तो अब उत्पत्ति के लिए मान लेंगे जो एफ फलन है इसके लिए दो प्रतिलोम मान लेंगे, जी फलन एफ के दो प्रतिलोम मान लेंगे। बाद में अपने सिद्ध कर देंगे कि जो दोनों के दोनों प्रतिलोम है वो क्या बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या है, वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो लिख लेंगे, माना एफ के दो प्रतिलोम फलन हैं। कौन कौन से मान लिए, एक तो मैंने जी मान लिया, यदि प्रतिलोम एफ ए से बी में तो उसका प्रतिलोम अवयव होगा वो बी से ए में होगा। तथा दूसरा एक एच मान लिया, वो भी किसमें परिभाषित होगा, बी से ए में परिभाषित हो गया। अब लिख लेंगे, माना
वाई बी का कोई अवयव है किस प्रकार है कि जो जी वाई होगा वो किसके बराबर होगा और जो एच वाई होगा वो किसके बराबर होगा, वो अपने समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूँ अपने, ये कोई फलन एफ दे रखा है अपने को, किससे किस में परिभाषित दे रखा है, ए से बी में परिभाषित दे रखा है, और जो फलन जी दे रखा है वो किस में परिभाषित दे रखा है, बी से में परिभाषित दे रखा है, और जो फलन एच दे रखा है वो भी किस में परिभाषित दे रखा है, बी से ए में परिभाषित दे रखा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि फलन एफ है वो ए से बी में परिभाषित है, जो बी है वो किस, जो जी फलन है वो बी से में परिभाषित है, जो एच है वो भी किस में परिभाषित है, बी से में, और जी और एफ के दो प्रतिलोम फलन है। अब इसमें अवयव मान लिया मैंने x1 और कोमा x2, और बी में कोई अवयव मान लिया मैंने y। अब प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में कि इसमें के अंदर मैंने दो अवयव क्यों मानने x1 और x2, तो आइए को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो बी में कौन सा y है, तो यहाँ पे भी y होगा, ये भी होगी, ये भी समुच्चय b है। अब ये भी समुच्चय है, इसमें x1 x2 है, तो इसमें भी क्या होगा, x1 x2 होगा। तो अपने यहाँ से देखेंगे तो अपने पास जो यहाँ से अपने मान लिया जो y का संबंध किससे मान लिया, x1 के साथ मान लिया, यहाँ से मैंने y का संबंध मान लिया h में किसके साथ, x2 के साथ है, यानी कि जी वाई का संबंध मैंने मान लिया किसके साथ, x1 के साथ, और जो एच वाई है उसका संबंध मैंने किसके साथ मान लिया, x2 के साथ मान लिया। अब देखो जो जी वाई बराबर मेरे पास कितना आ गया, x1, और एच वाई बराबर मेरे पास कितना आ गया, x2 आ गया। अब x1 और x2 अगर अपने एक ही मान लेते हैं, इसको भी x1 मान लेते हैं, इसको भी x1 मान लेते, तो यहीं से अपने पास जी वाई और एच वाई बराबर आ जाते, तो अपने को आगे कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो इसलिए अपने x1 और x2 को अलग अलग मान लिया, अब अपने सिद्ध कर देंगे कि जो x1 और x2 के बराबर है, बराबर होंगे तो यहाँ जी वाई और एच वाई बराबर हो जाएंगे। जी वाई और एच वाई बराबर होने का मतलब है कि जो f के दो प्रतिलोम फलन जी और एच माने थे वो दो नहीं है, वो क्या है, एक ही है। उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो जी वाई बराबर x1 है, तो यहाँ से अपने को क्या लिखेंगे, क्या इसको मैं f इनवर्स y बराबर x1 लिख सकता हूँ क्या। अब उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको अपने रफ कर देते हैं। तो देखो जी वाई बराबर x1 है, तो क्या जी को मैं f इनवर्स लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि जो जी है वो f का क्या प्रतिलोम फलन है, और f का प्रतिलोम फलन क्या होता है, f इनवर्स होता है, तो f इनवर्स y बराबर, तो जी वाई बराबर x1 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपने f इनवर्स y x1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो जी क्या है, f का प्रतिलोम फलन है, और f का प्रतिलोम फलन क्या होता है, f इनवर्स होता है, यानी कि जो जी को मैंने क्या लिख लिया, f इनवर्स लिख लिया, तो f इनवर्स y बराबर x1 है, तो यहाँ से y बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या f x1 आ जाएगा, क्या क्यों आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि जी f का क्या प्रतिलोम फलन है, क्योंकि अपने माना हुआ है प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है, तो जी है वो f का क्या प्रतिलोम फलन है। तो एच वाई बराबर x2 है, तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं इसको, क्या इसको भी अपने f इनवर्स y बराबर x2 लिख सकते हैं, या यूँ कहें इसको अपने लिख देंगे अपने y बराबर f x2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, चूंकि जो h है वो भी क्या है, f का प्रतिलोम फलन है, और f का प्रतिलोम क्या होता है, f इनवर्स होता है, इनके h की जगह अपने f इनवर्स लिख सकते हैं। f इनवर्स y बराबर x2 होता है, f इनवर्स इधर आएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, f x2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि h भी क्या है, f का प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है। अब देखो यहाँ से y बराबर f(x1) है, ये भी y बराबर f(x2) है, यानी कि यहाँ से अपने लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, ये भी y का मान है, ये भी y का मान, क्या अपने इन दोनों को बराबर नहीं रख सकते हैं, यानी कि जो f(x1) है वो बराबर आ गया किसके, मेरे f(x2) के। अब f(x1) बराबर f(x2) है, और चूंकि अपने को फलन f कैसा दे रखा है, एक ही साइड दे रखा है, और यदि फलन f एक ही है, तो यदि f(x1) बराबर f(x2) है, तो क्या यहाँ से मेरे पास x1 बराबर x2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, चूंकि जो फलन f है वो कौन सा है, एक ही दे रखा है, फलन कौन सा, एक ही, यदि फलन एक ही होता है तो f(x1) बराबर f(x2) है, तो यहाँ से x1 बराबर क्या आ जाता है, x2 आ जाता है, यानी इसका उल्टा भी सत्य होता है, यदि x1 बराबर x2 है तो f(x1) बराबर क्या होता है, f(x2) हो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पता होगी। अब x1 बराबर x2 आ गया, और x1 का मान मेरे पास कितना था, क्या gy था, और x2 का मान कितना hy है, यानी कि जो कहने का मतलब gy और hy बराबर आने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो अपने दो प्रतिलोम फलन माने थे g और h, वो अलग अलग फलन नहीं है, वो एक ही है। तो इसलिए यहाँ से अपने कह सकते हैं कि जो f का प्रतिलोम होगा, f का प्रतिलोम होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। gy hy का बराबर आने का क्या मतलब है कि यानी कि जो f का प्रतिलोम जो g है वही क्या है, h है, या यूँ कहें जो h है वही क्या है, g, यानी कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, यानी कि ये क्या है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो यानी कह सकते हैं जो f का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रमेय नंबर 1.4 समझ में आई होगी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए पढ़ते हैं अपने प्रमेय नंबर 1.5। कह रहे हैं यदि कोई फलन f a से b में एक ही छादक फलन है तथा f इनवर्स b से a में f का
प्रतिलोम फलन हो तो जो एफ इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, आई बी के, तथा जो एफ इनवर्स ओ एफ होगा वो किसके बराबर होगा, आई ए के, जहाँ आई ए तथा आई बी क्रमशः ए तथा बी के कौन से फलन है, तत्समक फलन है। तो इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो जो फलन एफ दे रखा है वो अपने को किस में दे रखा है, ए से बी में दे रखा है, तथा जो इसका जो एफ इनवर्स होगा यानी कि जो इसका प्रतिलोम फलन होगा वो किस में परिभाषित है, बी से ए में परिभाषित है। अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं जो एफ इनवर्स होगा वो किससे किस में परिभाषित होगा, यानी कि अपने क्या देखते हैं, बाद वाला फंक्शन कौन सा, इसका एफ इनवर्स। जो एफ इनवर्स की रेंज होगी वो इस ए से आएगी, और पहले वाले फंक्शन का अपने क्या देखते हैं, डोमेन देखते हैं, इसका डोमेन भी ए और इसका रेंज आई वो भी ए से, यानी कि ए इस ए का सबसेट होगा। तो जो एफ इनवर्स होगा वो किससे किस में परिभाषित होगा, बी से बी में परिभाषित होगा। यदि ऐसे किसी को नहीं समझ में आता तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि आपको एफ इनवर्स पूछा है तो एफ इनवर्स बाद में दे रखा है तो एफ इनवर्स को आप पहले लिख लो, एफ इनवर्स पहले लिख लो, यानी कि एफ इनवर्स किस में परिभाषित है, बी से ए में, और एफ किस में परिभाषित है, ए से बी में। अब अपने यहाँ से देखेंगे तो इसकी रेंज ए से आने वाली है, इसका डोमेन भी है, यानी कि ए इस ए का सबसेट होगा, तो एफ इनवर्स परिभाषित होगा, परिभाषित किस में होगा, बी से बी में परिभाषित होगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर किसी को ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता वो इसको अलग से ऐसे लिख के उसको ऐसे भी लिख सकता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे अपने बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कि अपने एफ इनवर्स ओ एफ की बात करते हैं। अब ये एफ इनवर्स ओ एफ किस में परिभाषित होगा, यदि एफ बाद में दे रखा है तो एफ पहले लिखा होगा अपने यहाँ से ए से बी में, और एफ इनवर्स बी से ए में। तो इसकी जो रेंज है वो इस बी से आने वाली, इसका डोमेन भी है, यानी कि एफ इनवर्स ओ एफ परिभाषित होगा किससे किसमें, ए से ए में परिभाषित होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो थोड़ी देर पहले अपने क्या पढ़ा था, प्रतिलोम फलन की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें अपने पढ़ा था कि जो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए अद्वितीय बी बिलोंग्स टू बी होगा। किस तरह से होगा कि जो एफ ए है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, या यूं कहें कि जो ए होगा वो किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स बी के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अपने बात करते हैं किसकी, एफ इनवर्स की। तो लिखेंगे यहाँ पे एफ इनवर्स। अब यहाँ पे अपने कोई एक्स एलिमेंट लेते हैं, वो एक्स एलिमेंट कहाँ से लेते हैं, डोमेन से लेते हैं, और एफ इनवर्स का डोमेन क्या है, बी है, और बी से एलिमेंट हमने कौन सा माना हुआ है, बी माना हुआ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स बराबर, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया। अब इसको हल करने का तरीका मेरे को पता है कैसे करते हैं, एफ बाद वाले ऑफ को उठाते हैं, बाद वाले फंक्शन के साथ ये बी आएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। और एफ इनवर्स बी का मान मेरे पास कितना, ए है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ए लिख सकता हूँ, और एफ ए बराबर मेरे पास कितना बी है, यानी कि अपने पास जो एफ इनवर्स बी है इसका मान मेरे पास कितना आ गया, बी आ गया। अब चूंकि अपने को जो आई बी दे रखा है, अब लिखेंगे चूंकि आई बी तत्समक फलन है, क्या है, एक तत्समक फलन है। यदि आई बी तत्समक फलन है तो आई बी यानी कि तत्समक फलन क्या होता है, तो आपने को मैंने बताया था यदि कोई तत्समक फलन अगर अपने एक्स एलिमेंट रखते हैं तो अपने को बराबर में कितना मिलता है, एक्स मिलता है। यानी कि तत्समक फलन मैंने बताया था ना, एक्स रखेंगे तो अपने को क्या मिलता है, एक्स मिलता है। यानी कि अगर आई बी यहाँ पर बी रखूँगा तो बराबर में मेरे को क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो यहाँ पे यदि मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे दूँ तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ इनवर्स बी, और इस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई बी और बी लिख सकता हूँ। अब आइए अब इसको आगे हल यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से एफ इनवर्स बी बराबर मेरे पास क्या आ गया, आई बी बी, यहाँ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपनी एफ इनवर्स, यदि बी को हटा दे दोनों तरफ से तो क्या आ गया, आई बी। एक तो अपने को ये सिद्ध करना था कि एफ इनवर्स बराबर होता है आई बी के। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब बात करते हैं अपने एफ इनवर्स ओ एफ की। किसकी बात करते हैं, एफ इनवर्स ओ एफ की। और पता है मेरे को एफ इनवर्स ओ एफ किस में परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है। यदि एफ इनवर्स ओ एफ ए से ए में परिभाषित है तो मैं इसको एफ इनवर्स ओ एफ का मान निकालूंगा। तो यहाँ पे जो मैं एलिमेंट्स लेता हूँ वो किसका लेते हैं, अपने डोमेन का लेते हैं, और डोमेन किसका, इसका ए है, और ए से एलिमेंट क्या माना हुआ, अपने ए माना हुआ है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे एफ इनवर्स ओ एफ ए। तो इसका मान अपने कैसे निकालते हैं, एफ इनवर्स बाद वाले फंक्शन के साथ ए आ जाएगा, और एफ ए का मान मेरे को पता है कितना, बी है। तो यहाँ से लिख देंगे अपने एफ इनवर्स बी, और एफ इनवर्स बी का मान कितना मेरे पास, ए। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ए लिख दूंगा। यानी कि मेरे पास एफ इनवर्स ओ एफ ए का मान मेरे पास कितना आ गया, ए आ गया। अब चूंकि आई ए बी क्या है, एक तत्समक फलन है, तत्समक फलन है। और तत्समक फलन क्या होता है, तत्समक फलन अभी अभी मैंने बताया था, यदि आई एक्स है तो अपने को बराबर में भी क्या मिलता है, एक्स मिलता है। तो यानी कि इसी तरह से आई ए, यदि मैं यहाँ पर ए रखूँगा तो बराबर मेरे को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो मेरे पास आई ए यदि तत्समक फलन तो अपने पास क्या मिल गया, आई ए बराबर ए मिल गया। यदि मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे दूँ तो लिखेंगे समीकरण नंबर
किससे, 2 से, समीकरण 2 से क्या लिखूंगा मैं, एफ इनवर्स ओ एफ ए बराबर इस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ए लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ से अपने ए हटा सकते हैं तो हटा देंगे, तो एफ इनवर्स ओ एफ बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, आई ए आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एफ इनवर्स ओ एफ बराबर मेरे पास कितना आ गया, आई ए। तो यही अपने को सिद्ध करना था कि एफ ओ एफ इनवर्स बराबर किसके होता है, आई बी की। तो ये अपने यहाँ पे सिद्ध किया। एफ इनवर्स ओ एफ बराबर किसके होता है, आई ए की, इसको अपने यहाँ पे सिद्ध किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रमेय नंबर 1.5 समझ में आई होगी। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रमेय नंबर करते हैं 1.6। तो आइए करते हैं प्रमेय नंबर 1.6। कह रहा है एकेकीय छादक फलन का प्रतिलोम भी क्या होता है, एकेकीय छादक होता है। इनको फलन दिया अपने को एफ, तो वो अगर यदि एकेकीय छादक फलन है, यदि उसका अपने इनवर्स यानी कि प्रतिलोम फंक्शन निकालें, वो भी क्या होगा, एकेकीय छादक होगा। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध कर लेना है। तो इसको सिद्ध किस प्रकार से करेंगे, तो मानेंगे, तो माना एफ ए से बी में कौन सा फलन मान लेंगे, अपने एकेकीय छादक फलन मान लेंगे। कौन सा फलन है, एकेकीय छादक फलन है। और इस एफ का मैंने कोई फलन मान लिया जी, कौन सा, बी से ए में मान लेंगे एफ का कौन सा फलन है, प्रतिलोम फलन है। तो मैंने क्या मान लिया, एफ ए सी बी में एकेकीय छादक फलन तथा एफ का कोई प्रतिलोम फलन मान लिया मैंने जी, जो तो एफ का प्रतिलोम फलन होगा तो वो क्या बी से ए में परिभाषित होगा। तो मैंने मान लिया जी बी से ए में परिभाषित है, किसका फलन है, एफ का प्रतिलोम फलन। उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जी बी कैसा होगा, एकेकीय छादक होगा। जी बी कैसा होगा, एकेकीय छादक होगा। तो आइए अब इसको किस प्रकार से अपने सिद्ध करेंगे, तो अपने लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति क्या लिखेंगे अपने, कि मान लेंगे अपने, माना 2 अवयव ले लेंगे अपने, कौन से समुच्चय से, A1, A2 ले लिए, कौन से समुच्चय से, A से ले लिए, तथा कोई 2 अवयव ले लिए B1 B2 बिलोंग्स टू B। इस प्रकार है कि किस प्रकार है, आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कोई फलन f दे रखा है, वो किससे किसमें परिभाषित है, a से b में। इसमें मैंने 2 अवयव ले लिए A1 और A2, इसमें मैंने अवयव ले लिए B1 और B2। A1 का संबंध B1 से और A2 का संबंध B2 से मैंने मान लिया। अब कोई फलन g दे रखा है, वो किससे किसमें परिभाषित है, जी फलन दे रखा है वो B से A में परिभाषित हो। ए में मेरे को पता है कौन कौन से एलिमेंट है, A1 और A2, यानी कि यहाँ पे B1 का संबंध A1 से और B2 का संबंध किससे होगा, A2 से होगा। यानी कि f का प्रतिलोम फलन ही तो है जी। यदि A1 का संबंध B1 से है तो इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस प्रकार है कि जो जी B1 होगा वो किसके बराबर होगा, क्या A1 के बराबर होगा। यहाँ इसको लिखें, अब जी क्या है, f का प्रतिलोम फलन है, तो क्या लिखूंगा इसको, f इनवर्स B1 लिख सकता हूँ, बराबर में कितना, A1। यहाँ इसको इस प्रकार से लिखें तो B1 बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या f A1 आ जाएगा। क्यों आएगा, चूंकि लिख देंगे जो g है वो f का कौन सा फलन है, प्रतिलोम फलन है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपने जी B2 की, किसकी, जी B2 की। अब जी B2 बराबर क्या आएगा मेरे पास, A2 है, A2 आ गया। तो इसको किस तरह से अपने लिख सकते हैं, f इनवर्स B2 लिखूंगा। तो f इनवर्स क्यों लिखा, क्योंकि जी क्या है, f का प्रतिलोम फलन है और f के प्रतिलोम फलन को f इनवर्स से लिखते हैं। तो f इनवर्स B2 बराबर मेरे पास कितना, A2 आ गया। तो यहाँ से इस तरह से इसको लिखेंगे अपने, जो B2 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, f A2 के बराबर आ जाएगा। तो B2 बराबर क्या आ गया, f A2 आ गया। तो लिख देंगे चूंकि जी f का कौन सा फलन है, प्रतिलोम फलन है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब एक बार इसको रफ कर रहे हैं अपने। अब देखो कोई फलन एकेकी कब होता है, यदि फलन f a से b में एकेकी कब होगा, यदि इसके डोमेन से अपने कोई 2 अवयव लेते हैं A1 A2 इस प्रकार से लेते हैं कि अपने f A1 बराबर क्या मिल जाते हैं, f A2 मिलते हैं। यहाँ से अगर A1 बराबर A2 मिल जाए तो अपने कह देते हैं f एकेकी होगा। इसी तरह से अपने कोई g फलन दे रखा है अपने को b से a में, यानी कि इसके डोमेन से कोई 2 अवयव लेंगे B1 B2 इस तरह से लेंगे कि जो g B1 होगा वो बराबर होगा किसके, g B2 के। यदि g B1 बराबर B2 के होगा तो यहाँ से अगर अपने सिद्ध करते हैं B1 बराबर B2 आ जाए तो अपने कह देंगे जी कैसा होगा, एकेकी होगा। तो अपने क्या माने, B1 B2 बिलोंग्स टू B इस प्रकार है कि मैंने मान लिया कि जो जी B1 है वो बराबर है किसके, जी B2 के। अब मेरे को पता है जी B1 कितना है, A1 है, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ, A1। और जी B2 का मान कितना है, A2, यानी कि A1 बराबर मेरे पास क्या आ गया, A2 आ गया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, क्या बताया था कि यदि कोई फलन f a से b में एकेकी फलन है, यदि A1 बराबर A2 हो तो वहाँ पर f A1 बराबर होता है f A2 के। जरूरी नहीं है एकेकी फलन के लिए, अगर कोई भी फंक्शन हो उसमें अगर अपने को A1 बराबर A2 दे रखा है, यदि उस पर अपने f प्रतिचित्रण लगा दे तो f A1 बराबर क्या होता है, f A2। तो
तो यहाँ पर तो अपने को एफ के की देर का है, एफ के की देर का तो A1 बराबर A2 होता है, F A1 बराबर FA2 तो होगा ही होगा। यानी कि यहाँ पे अपने क्या लिख सकते हैं कि जो FA1 होगा वो बराबर होगा किसके, FA2 के। कारण लिख देंगे चूंकि F क्या है, अकेकी है, चूंकि क्या है, F अकेकी है। यदि FA1 बराबर FA2 और FA1 का मान मेरे पास कितना B1 और बराबर FA2 का मान मेरे पास कितना B2, यानी कि यहाँ से मेरे को क्या मिल गया B1 बराबर B2। तो यहाँ से अपने क्या देंगे कि जो G है वो कैसा फलन होगा, अकेकी होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब इसको सिद्ध करते हैं भी G कैसा होगा, छादक भी होगा। तो एक बार इसको क्या कर देते हैं, अपने रफ कर देते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। अब अपने को क्या सिद्ध करना है, जी आच्छादक है। अब कोई फलन आच्छादक कब होता है, मैंने आपको बताया था कोई फलन एफ है वो ए से बी में परिभाषित है। तो इसके अपने किसका को डोमेन का कोई अवयव लेते हैं, बी बिलोंग्स टू बी। इस प्रकार लेते हैं कि जिसके लिए ए बिलोंग्स टू ए एक जरूर विद्यमान होता है, जिसके लिए अपने को एफ ए बराबर क्या मिल जाता है, बी मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा। तो यहाँ से अगर एफ ए बराबर अपने को बी मिल जाता है तो अपने क्या देते हैं, एफ क्या होता है, आच्छादक होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पता होगी। तो अब अपने को सिद्ध करना है भी जी आच्छादक होगा। अब जी आच्छादक कब होगा, अपने को पता है जी बी से ए में परिभाषित है। तो अपने क्या करते हैं, इसके यहाँ पे अपने कोड डोमेन का अवयव लिया था। इसका कोड डोमेन क्या है, ए, तो ए बिलोंग्स टू ए जिसके लिए बी बिलोंग्स टू बी इस प्रकार विद्यमान होगा कि इसके डोमेन से कोई अवयव लिया मैंने, ए बिलोंग्स टू ए जिसके लिए बी बिलोंग्स टू बी इस प्रकार विद्यमान होगा कि यदि जी बी बराबर मैं ए सिद्ध कर दूँ तो मैं कह दूंगा जी अकेकी होगा। तो इस प्रकार से अपने सिद्ध करेंगे। अब देखो अपने को पता है जी किस में परिभाषित है, बी से ए में परिभाषित है। तो ए से कोई अवयव लेंगे, लेट से मैंने लिया ए बिलोंग्स टू ए जिसके लिए देर एग्जिस्ट कोई एग्जिस्ट करेगा बी में इस प्रकार विद्यमान इस प्रकार होगा कि जिसके लिए लिखेंगे अपने जिसके लिए एफ ए बराबर अपने को क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ये एफ ए बराबर बी कहाँ से आया, एफ ए बराबर बी इसलिए आएगा क्योंकि अपने को एफ क्या दे रखा है, आच्छादक दे रखा है। चूंकि एफ कौन सा फलन है, आच्छादक है। यदि एफ आच्छादक है तो क्या, यदि इसको एफ ए बराबर बी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं पूछूँ ए बराबर क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या एफ इनवर्स बी लिख सकता हूँ। एफ इनवर्स क्या, एफ का प्रतिलोम फलन है और एफ का प्रतिलोम अपने फलन क्या माना है, जी माना है। यानी कि एफ इनवर्स कोई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जी बी लिख सकता हूँ। यहाँ यूँ कहूँ इसके लिए मैं लिख सकता हूँ जी बी बराबर ए। और यही अपने को सिद्ध करना था। यदि जी बी बराबर ए आ जाता है, कब आ जाए, यदि ए बिलोंग्स टू ए जिस देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी जिसके लिए मेरे पास क्या आ गया, जी बी बराबर मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। यदि जी बी मेरे पास बराबर ए आ गया तो मैं यहाँ से क्या कह दूंगा, जी कैसा होगा, जी कैसा होगा, आच्छादक होगा। जी कैसा होगा, आच्छादक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके कोड में से मैंने कोई अवयव ले लिया ए बिलोंग्स टू ए जिसके लिए इसके डोमेन में एक अवयव विद्यमान है जिसके लिए जी बी बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि अकेकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी क्या होता है, अकेकी आच्छादक होगा। पीछे अपने सिद्ध किया क्या, अभी अकेकी होता है, अब अपने सिद्ध कर दिया भी जी कैसा होगा, आच्छादक होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट करते हैं प्रमेय नंबर 1.7। तो आइए करते हैं अपने प्रमेय नंबर 1.7। कह रहे हैं यदि फलन f तथा g दो ऐसे एक ही आच्छादक फलन है कि उनका संयुक्त फलन GOF क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। तो जो GOF का प्रतिलोम फलन होगा वो विद्यमान होगा तथा जो GOF इनवर्स होगा वो बराबर होगा किसके, f इनवर्स ओ g इनवर्स के। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे माना फलन f किस में मान लिया मैंने, a से b में, तथा जो g फलन मान लिया b से किस में मान लिया मैंने, c से। कौन से फलन है, मान लिया कौन से, अकेकी आच्छादक फलन है। तो इसने देर कहना है फॉर जी कौन से फलन है, अकेकी आच्छादक फलन है। तो ये मैंने मान लिया। तो ये कह रहा है GOF परिभाषित भी होना चाहिए। तो GOF परिभाषित होगा किस में परिभाषित होगा, ए से किस में परिभाषित होगा, सी में परिभाषित होगा। तो अब अपने को बताना है क्या GOF का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अपने पीछे पढ़ा था कि अब कोई फलन का प्रतिलोम फलन कब विद्यमान होता है, यदि वो फलन एक ही आच्छादक हो। और अपने पीछे पढ़ा था कि दो फलनों का संयुक्त फलन, यदि दो फलन एक ही आच्छादक है तो उसका जो संयुक्त फलन होता है वो भी एक ही आच्छादक होता है। तो अपने लिख देंगे चूंकि दो फलनों का संयुक्त फलन कैसा होता है, अकेकी आच्छादक होता है। ये अपने को पता है, अकेकी आच्छादक होता है। इसलिए GOF का प्रतिलोम क्या होगा, विद्यमान
होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो पीछे अपने एक प्रमेय भी की थी कि यदि दो फलन एक ही छादक है तो उनका संयुक्त फलन क्या होता है, एक ही छादक होता है। अब अपने को पता है, और जिस एक ही छादक दे रखे हैं तो इनका संयुक्त फलन भी क्या होगा, एक ही छादक होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो यदि GOF का प्रतिलोम विद्यमान है तो जो GOF प्रतिलोम विद्यमान है तो इसका प्रतिलोम परिभाषित किस में होगा, C से किस में, A में। क्यों होगा, क्योंकि जो GOF A से C में तो इसका प्रतिलोम C से A में परिभाषित होगा। तो अब अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, जो GOF का वो इनवर्स है वो बराबर होगा किसके, F इनवर्स OG इनवर्स के क्या होगा, बराबर होगा। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब अपने को देखो जो फलन F है वो A से B में कैसा फलन दे रखा है, अकेकी छादक फलन है। कौन सा फलन है, अकेकी अछादक फलन है। अब यदि कोई फलन एकेकी छादक फलन है तो उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। यदि F एकेकी छादक फलन है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। यदि A से B में तो F इनवर्स किस में परिभाषित होगा, B से A में परिभाषित होगा। अब अपने को जो G फलन दे रखा है वो किस में दे रखा है, B से C में दे रखा है। वो भी कैसा फलन है, एकेकी अछादक फलन है। अब यदि कोई फलन एकेकी छादक है तो उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। तो यानी कि जो G इनवर्स होगा वो विद्यमान होगा किसमें परिभाषित होगा, वो C से B में परिभाषित होगा। अब अपने बात करते हैं जो F इनवर्स OG इनवर्स होगा वो किस में परिभाषित होगा, F इनवर्स OG इनवर्स होगा वो किस में परिभाषित होगा। अब अपने को देखना है कि जो F इनवर्स OG इनवर्स है वो किससे किस में परिभाषित होगा। बाद वाले फलन की क्या देखते हैं, अपने रेंज देखते हैं, यानी कि G इनवर्स की रेंज देखेंगे तो B से आएगी। और जो इस पहले वाले फंक्शन का डोमेन देखते हैं, इसका डोमेन भी B है, यानी कि ये B का सबसेट होगा। तो जो F इनवर्स OG इनवर्स परिभाषित होगा ये C से A में परिभाषित होगा। यदि किसी को ऐसे नहीं समझ में आया तो वो इसको इस तरह से भी समझ सकता है। तो आइए यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा मैं। यहाँ पे जो G इनवर्स को अपने पहले लिख लेंगे, C से B में दे रखा है और F इनवर्स क्या दे रखा है, B से A में, यानी कि ये B इस B का सबसेट होगा। तो इसकी रेंज B ध्यान से मानिए, इसका डोमेन भी, यानी कि ये B इस B का सबसेट होगा। तो जो F इनवर्स वो जो G इनवर्स होगा वो क्या C से A में परिभाषित होगा, C से A में परिभाषित होगा। तो यही बात मैंने लिखी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये F इनवर्स और G इनवर्स जो C से A में परिभाषित होगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो अब अपने देखेंगे तो जो GOF इनवर्स था वो भी C से A में परिभाषित था। तो F इनवर्स और G इनवर्स ये भी किससे परिभाषित है, C से A में परिभाषित है। यानी कि जो इसका प्रांत है वो भी इसका भी प्रांत है, जो इसका सह प्रांत है इसका भी सह प्रांत है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो एक बार मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। तो उसको सिद्ध करने के लिए अपने कोई मान लिया, कोई अवयव मान लिया मैंने, समुच्चय A से कोई अवयव A मान लिया, और B समुच्चय से मैंने कोई अवयव मान लिया B, और C समुच्चय से मैंने कोई अवयव मान लिया C। लिखेंगे इस प्रकार हैं कि जो F A होगा वो तो किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा, और जो G B होगा वो C के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये फलन, ये समुच्चय A, ये B और ये C, A से B में फलन कौन सा F, B से C में फलन कौन सा G दे रखा है। इसमें यदि A माना, इसमें ये फलन B माना, तो क्या FA बराबर B की होगा, बिल्कुल होगा। यदि B से C में कोई फलन, इस C में अपने एलिमेंट कौन सा माना, C माना है, B से C में फलन G है, तो क्या GB बराबर C की होगा, GB बराबर C की होगा। तो यही बात मैंने लिखी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब अपने को पता है जो GOF था वो किस में परिभाषित था, A से C में परिभाषित था। तो अब बात करूँ मैं GOF, अब यहाँ पे मेरे को कोई एलिमेंट लेना है, वो एलिमेंट मैं कहाँ से लेता हूँ, डोमेन से लेता हूँ। इसका डोमेन क्या A है, और A से अपने क्या माना हुआ, A माना, तो यहाँ से मैंने क्या मान लिया, GOF A। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, GF A के बराबर हो जाएगा। और FA का मान मेरे को पता है कितना, B है, यानी कि इसको ये मैं क्या लिख सकता हूँ, GB, और GB का मान मेरे को पता है कितना, C। यानी कि जो GOF A है इसका मान मेरे पास कितना आ गया, C आ गया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यदि F A बराबर B होता है तो A बराबर मैं क्या लिखता हूँ, F इनवर्स B लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ। तो इसी प्रकार से इसको लिखें। तो GOF A बराबर मेरे पास C है, तो यदि मेरे पास F A बराबर B होता है तो A बराबर मैं क्या लिखता हूँ, F इनवर्स B लिखता हूँ। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे। तो A बराबर मैं क्या लिखूँगा, GOF इनवर्स C लिखूँगा। यहाँ इसको इस तरह से भी अपने लिख सकते हैं, GOF इनवर्स जो C है वो अपने पास क्या आ गया, A आ गया। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यदि अपने इसको समीकरण नंबर क्या दे दें, 1 दे दें। अब अपने को पता है जो FA बराबर, अब चूँकि जो FA बराबर क्या है अपने पास B है, तो यहाँ से जो F इनवर्स B होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। तथा अपने को क्या दे रखा है, जो GB बराबर अपने को क्या दे रखा है, C दे रखा है। यदि GB बराबर C दे रखा है तो मेरे पास यहाँ से G इनवर्स जो C होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसको आगे हल करने का प्रयास करते हैं।
तो आगे इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो ये अपने किसका मान निकालिए, जी ओ एफ इनवर्स का मान निकालिए। अब अपने को किसका मान चाहिए, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का मान चाहिए। अब अपने को पता है जो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स था वो किस में परिभाषित था, सी से में परिभाषित था। यानी कि यहाँ पर अपने कोई एलिमेंट लेना है, कोई एलिमेंट लेंगे वो डोमेन का लेंगे, इसका डोमेन क्या है सी, और सी से अपने को एलिमेंट माना है सी माना है, तो इसको इस तरह से अपने लिखेंगे। इसको अपने हल करेंगे एफ इनवर्स और बाद वाले फंक्शन के साथ सी आ जाएगा, और मेरे को पता है जी इनवर्स सी का मान कितना है मेरे पास बी है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह एफ इनवर्स बी, और एफ इनवर्स बी का मान मेरे को पता है कितना ए, तो यहाँ पे एफ इनवर्स बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए लिख सकता हूँ। यानी कि मेरे पास जो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी का मान आया वो मेरे पास क्या आया ए आया। इसका समीकरण नंबर क्या दे दें अपने 2 दे दें। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण 1 से देखेंगे तो जी ऑफ इनवर्स सी का मान भी ए था, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी का मान भी ए है, यानी कि इसके बराबर भी ए है, इसके बराबर भी है, तो इन दोनों को अपने क्या रख सकते हैं बराबर रख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे जो जी ओ एफ का इनवर्स सी है वो बराबर है किसके, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी। ये अपने किसी एलिमेंट सी के लिए सिद्ध किया था, तो ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये बराबर होगा, तो यानी कि अगर अपने सी को हटा दें तो जी ओ एफ इनवर्स होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये थी अपनी प्रमेय नंबर 1.7। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि ये आपको डेरिवेशन याद नहीं होगा तो आपको कम से कम ये तो आपको चीज़ याद रखनी है कि जो जी एफ का इन्वर्स है वो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स के बराबर होता है। तो जो आज की क्लास रहने वाली है वो अपनी इतनी रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो जो अपनी अगली नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपने इसके कुछ उदाहरण करेंगे और उसके बाद अपने करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।